बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रैलन मार्टिन का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, केस ऑफ अ नाउन। ये चैप्टर हमें बताता है कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन किस पोजीशन में यूज़ हुआ है, यानी वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पोजेसर। साथ ही हमें समझ आएगा कि इसका फंक्शन क्या है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, जिसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव, जिसे एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज पजेसिव, जिसे जेनेटिव केस भी कहा जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही केस होता है क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी केस से लिए जाते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट कहलाता है और वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ नाउन को डिस्कस करेंगे। तो जो नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आएगा वो हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, एंड जो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉन थ्रू अ स्टोन। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? जॉन। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोन। तो सब्जेक्टिव केस हमारा होगा जॉन और ऑब्जेक्टिव केस होगा स्टोन। अच्छा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक और तरीका भी है जो बुक में मेंशन है। बुक में हमें ये बताया गया है कि हम ये देखेंगे कि काम करने वाला कौन है। जो काम करने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और जिस चीज़ पर, जिस शख्स पर इफ़ेक्ट आ रहा है, असर आ रहा है उस काम का, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे हु, व्हाट एंड हुम से। जैसे कि हमने पूछा हु थ्रू अ स्टोन, पत्थर किसने फेंका? तो जॉन ने पत्थर फेंका, यानी कि जॉन ने काम किया। तो जॉन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने पूछा व्हाट डिड जॉन थ्रू, जॉन ने क्या फेंका? तो जॉन ने स्टोन को फेंका था। तो इफेक्ट किस पर आया था? स्टोन पर। तो काम करने वाला था जॉन और इफेक्ट जिस चीज़ पर आया था वो था स्टोन। तो स्टोन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। द हॉर्स किक्ड द बॉय। घोड़े ने लड़के को लात मार दी। हु किक्ड द बॉय, लड़के को लात किसने मारी? हॉर्स ने। तो काम करने वाला कौन हुआ? हॉर्स। इसलिए हॉर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। हुम डिड द हॉर्स किक, घोड़े ने किसको लात मारी? बॉय को। तो घोड़े की लात का इफेक्ट किस पर आया? बॉय पर। इसलिए बॉय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक बात जो जहन में रखने की है वो ये है, अ नाउन नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म्स। नाउन कभी भी अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सारा ओपन द डोर। अगर इस सेंटेंस का हम पैसिव बनाएंगे तो भी नाउन सेम ही रहेंगे। द डोर इज ओपन बाय सारा। सो यू कैन सी डोर पर कोई इफेक्ट नहीं आया और ना ही सारा पर। लेकिन अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। जैसे दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, वी का अस, यू का यू ही रहता है, एंड इट का इट। बट नाउन कभी भी अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करता, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, बट कभी कभी जिसे हम ऑब्जेक्ट समझते हैं वो दरअसल कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, अली इज़ अ टीचर। यहाँ पर सब्जेक्ट है अली और अली के बारे में हमें बताया जा रहा है कि अली टीचर है। तो टीचर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अली का ही कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमें अली के बारे में ही बताया जा रहा है कि अली टीचर है। जब सब्जेक्ट अपनी ही पहचान या स्टेट के बारे में बताता है तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ ही सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह हो, अली सॉ अ टीचर, अली ने टीचर को देखा, तो यहाँ पर टीचर कोई और है और अली कोई और है, तो इस सूरत में टीचर हमारा ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। एक और सेंटेंस से कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। दे मेड सारा द लीडर। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे, वर्ब है मेड, ऑब्जेक्ट है सारा और सारा का कॉम्प्लीमेंट है द लीडर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को द लीडर का कॉम्प्लीमेंट दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ऐसे कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाइए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग को याद रखिएगा। हम ई वाले कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं जिसका मतलब होता है वर्ड को पूरा करना, और आई वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है तारीफ। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको जहन में रखिएगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल देखिए, मोहसिन गेव अ बॉल। तो इसमें सब्जेक्ट मोहसिन है, गेव वर्ब है और बॉल ऑब्जेक्ट है। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मीनिंग्स होते हैं वो चीज़ या शख्स जिस पर वर्ब का एक्शन होता है, जैसे यहाँ गेव का एक्शन बॉल पर हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो शख्स या चीज़ जो एक्शन रिसीव करता है, यानी जिसे कुछ दिया जाता है। जैसे मोहसिन गेव दानिश अ बॉल, मोहसिन ने दानिश को बॉल दी।
तो इस सेंटेंस में रिसीवर कौन हुआ? दानिश। तो दानिश क्या होगा? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में एक और मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर एक्शन हुआ है, और जिसने एक्शन को रिसीव किया है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ ही यूज होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो वर्ड्स लिंकिंग वर्ड के साथ यूज़ हुए हों, जैसे इज एम आर के साथ हमने यूज़ किया हो, तो वो वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ाया था। अब हम डिस्कस करते हैं पजेसिव केस को। पजेसिव का मतलब होता है मिल्कियत जाहिर करना, किसी चीज़ का होना या दिखाना। ये केस हमें बताता है किसी चीज़ की ऑनरशिप, हक या रिलेशन को। ये बताता है कि कोई चीज़ किसी शख्स या चीज़ की है और इसे पहचानने के लिए हम सवाल करते हैं हुज का, यानी किसकी है। और पोजेशन को शो करने के लिए हम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। आइए अब इसके फॉर्मेशन के रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर नाउन सिंगुलर होगा तो हम इसे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेशन को शो करेंगे, जैसे अलीज बुक, यानी कि बुक अली की है। पोजेशन को शो करने का सेकंड मेथड ये होता है कि हम इसे ऑफ के साथ भी शो कर सकते हैं, जैसे कि हमने सेंटेंस बनाया द बुक ऑफ अली, इसमें भी बुक अली की मिल्कियत है। ऑफ के साथ सेंटेंस को बनाने का तरीका ये होता है कि नाउन नंबर 2 पहले और नाउन नंबर 1 हम बाद में रखते हैं। जैसे इस सेंटेंस में अली हमारा फर्स्ट नाउन था, लेकिन इसको हमने बाद में रखा है, और बुक जो हमारा सेकंड नाउन था इसको हमने पहले रखा है। तो सेंटेंस इस तरह से बना द बुक ऑफ अली। किसी भी चीज़ की ऑनरशिप यानी मिल्कियत को जाहिर करने के लिए ये दो तरीके यूज़ किए जाते हैं, एक एपोस्ट्रोफी का और दूसरा ऑफ का। दोनों के मीनिंग्स होते हैं का, किसका है, तो ये हमें पता चलता है एपोस्ट्रोफी से और ऑफ से। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल्स ड्रेस। इट मीन्स लड़की का लिबास। इसी सेंटेंस को जब हम ऑफ के साथ बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा द ड्रेस ऑफ द गर्ल। तो नाउन नंबर 2 पहले और नाउन नंबर 1 बाद में यूज़ हुआ है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर नाउन प्लूरल है और पहले से ही एस पर ख़त्म हो रहा है तो हम उसमें मजीद एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे नाउन की पोजेशन को शो करने के लिए हम उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे विदाउट एस। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स हॉस्टल, यानी लड़कियों का हॉस्टल। तो गर्ल्स यहाँ पर पहले से ही प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम मजीद एस को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा कर छोड़ देंगे। गर्ल्स की पोजेशन क्या बता रहे हैं कि गर्ल्स का हॉस्टल है। इसी सेंटेंस को जब हम ऑफ के साथ बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, हॉस्टल ऑफ द गर्ल्स। सेकेंड एग्जाम्पल है टीचर्स मीटिंग। यहाँ पर टीचर्स भी ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर भी हमने मजीद एस का यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया है। इसी सेंटेंस को जब हम ऑफ के साथ बनाएंगे तो ये बनेगा मीटिंग ऑफ द टीचर्स। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई प्लूरल नाउन एस पर ख़त्म नहीं होता तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस टॉय। चिल्ड्रन प्लूरल है बट एस पर एंड नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लिया है। ऑफ के साथ जब हम पोजेशन शो करेंगे तो ये हो जाएगा टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन। इसी तरह से मेंस रूम, यानी कि मर्दों का कमरा। मैंने आपको नंबर वाले चैप्टर में डिटेल से सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में बताया था। MAN मैन का प्लूरल होता है MEN। इसमें हम एस का यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेंस रूम, और इसकी हम ऑफ के साथ पोजेशन शो करेंगे तो ये हो जाएगा रूम ऑफ द मैन। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई टाइटल या फ्रेज मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो उसके लास्ट वाले वर्ड के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, जैसे कि द किंग ऑफ इंग्लैंड्स क्राउन, यानी कि इंग्लैंड के बादशाह का ताज। इस सेंटेंस में टाइटल है द किंग एंड फ्रेज है इंग्लैंड्स क्राउन। तो यहाँ पर टाइटल और फ्रेज मिलकर आ रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए क्राउन की पोजेशन को शो करने के लिए हमने सेकंड वर्ड जो इंग्लैंड है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। जब हम इसे ऑफ के साथ शो करेंगे तो ये बनेगा द क्राउन ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच। इसमें हम 2 दफ़ा एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान स्पीच, ये गलत सेंटेंस होगा। इसे हम इस तरह से बनाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच। तो आपने टाइटल एंड फ्रेज को पहचानना है कि टाइटल और फ्रेज दोनों मिलकर नाउन बनाते हों। तो ऐसी सूरत में पोजेशन को शो करने के लिए हम हमेशा सेकंड वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। बाकी फ्रेजेस का चैप्टर मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। हमारा रूल नंबर 5 कहता है कि जब 2 नाउन्स एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हों तो आखिरी नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे कि माई फ्रेंड अलीज कार। इसे हम माई फ्रेंड्स अली कार नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही शख्स के 2 नाउन हैं। फ्रेंड कौन है? अली है, और अली की ही गाड़ी है, यानी एक ही शख्स के 2 नाउन यूज़ हो रहे हैं इस सेंटेंस में।
इसलिए हम सेकंड वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और जब हम इस सेंटेंस को ऑफ के साथ बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, द कार ऑफ माई फ्रेंड अली, यानी मेरे दोस्त अली की गाड़ी। हमारा रूल नंबर 6 कहता है कि जब दो लोग किसी एक चीज़ के मुश्तरका मालिक हों, मीन्स उस चीज़ को जॉइंटली ओन करते हों, तो हम आखिरी नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अली एंड साराज हाउस, यानी ये घर अली एंड सारा दोनों का है, इसलिए हमने लास्ट नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। इस सेंटेंस में हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, यानी इस तरह नहीं कह सकते अलीज एंड साराज हाउस, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस को हम ऑफ के साथ बनाते हैं तो ये हो जाएगा द हाउस ऑफ अली एंड सारा। रूल नंबर 7 कहता है कि जब दो लोग अलग अलग चीज़ों के मालिक हों तो हर नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, जैसे कि अलीज एंड साराज बुक्स। इसका मतलब है कि अली की बुक्स अलग हैं एंड सारा की बुक्स अलग हैं। इट मीन्स कि अली एंड सारा दोनों की पोजेशन अलग अलग है, इसलिए हम अली एंड सारा दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे ताकि सेपरेट पोजेशन शो हो सके। सेपरेट पोजेशन के लिए हम यूजुअली एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसका सेंटेंस आप ऑफ के साथ बनाना चाहते हैं तो इसके सेंटेंसेस भी हमें सेपरेट ही बनाने पड़ेंगे। ये कुछ इस तरह से बनेंगे, द बुक्स ऑफ अली एंड द बुक्स ऑफ सारा। रूल नंबर 8 कहता है जब बेजान चीज़ों को जानदार की तरह बयान किया जाए तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। पर्सोनिफाइड नाउन्स के बारे में हम काइंड्स ऑफ नाउन्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं, यानी कि जानदार की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसे हम पर्सोनिफाइड नाउन कहते हैं। और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स में जब हम इन नाउन्स की पोजेशन को शो करते हैं तो हम इनमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन्स रेज, यहाँ पर हम सन की पोजेशन को शो कर रहे हैं, जो उसकी किरणें हैं, उसकी पोजेशन है। इसी सेंटेंस को हम ऑफ के साथ इस तरह बना सकते हैं, रेज ऑफ द सन। इसी तरह से नेचर्स ब्यूटी, यानी कुदरत का हुस्न। तो नेचर की पोजेशन क्या है? उसकी ब्यूटी। और इसकी पोजेशन को हम ऑफ के साथ इस तरह शो कर सकते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर। रूल नंबर 9 में हमें बताया गया है कि टाइम, प्लेस, स्पेस या वेट वाले नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेशन दिखाई जा सकती है। यानी इन नाउन्स का मतलब किसी चीज़ की ड्यूरेशन, डिस्टेंस या मेजरमेंट बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल अ डेज वर्क, इसमें हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस को हम ऑफ के साथ भी बना सकते हैं, जो होगा वर्क ऑफ अ डे। अ वीक्स लीव, इसमें भी हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस को भी हम ऑफ के साथ बना सकते हैं, जो हो जाएगा लीव ऑफ अ वीक। अ स्टोन्स थ्रो, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है थोड़ा फासला। ईडियम्स की सिचुएशन फिक्स्ड होती हैं, इसमें हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 10 में हमें बताया जा रहा है कि कुछ फ्रेजेस एंड ईडियम्स भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं विदाउट फॉलोइंग एनी रूल। इट मीन्स कि कुछ सेंटेंसेस में आपको पोजेशन देखने को मिलेगी और कुछ में नहीं भी। जैसे कि माइंड योर पीज एंड क्यूज, इसमें किसी पोजेशन की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि तमीज़ से पेश आओ। सो कुछ ईडियम्स के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, जैसे कि एट आर्म्स लेंथ, थोड़े फासले पर, फॉर हेवन सेक, खुदा के वास्ते। रूल नंबर 11 हमें बताता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ें जो आसमान से रिलेट करती हों, जैसे कि मार्स, जुपिटर, सन, मून वगैरह, इनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन्स हीट, यानी हीट सन की पोजेशन है। इसको हम ऑफ के साथ भी बना सकते हैं, द हीट ऑफ द सन। द मून्स लाइट, लाइट किसकी पोजेशन है? मून की। इसको भी हम ऑफ के साथ बना सकते हैं, द लाइट ऑफ द मून। हमारा लास्ट रूल है कंसेक्यूटिव पोजेशन, मीन्स कंटिन्यूस पोजेशन। ये हमें बताता है कि जब किसी एक शख्स के पास किसी एक चीज़ की पोजेशन हो और उस सेम पोजेशन को और लोग भी ओन करते हों तो कंटिन्यूस अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अलीज ब्रदर्स कार। इस सेंटेंस में हमें 2 एपोस्ट्रोफी एस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दोनों की पोजेशन को शो किया जा रहा है। इसको हम ऑफ के साथ इस तरह शो कर सकते हैं, दिस इज़ द कार ऑफ अलीज ब्रदर। मोस्टली सेंटेंसेस में डबल एपोस्ट्रोफी एस देखने को मिलता है, लेकिन अगर पोजेशन 2 से ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूस एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स सिस्टर्स हस्बैंड्स कार, मेरे दोस्त की बहन के शौहर की गाड़ी। तो यहाँ पर 3 पोजेशंस हैं। फ्रेंड का रिलेशन है सिस्टर से, जो उसकी पोजेशन है, और सिस्टर का रिलेशन है हस्बैंड से, तो हस्बैंड उसकी पोजेशन है। इसलिए तीनों में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है।
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया है। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट more educational content. Thanks for watching.